दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। छत्तीसगढ़ की विश्वविख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में 5 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उन्होंने पंडवानी लोक कला, जिसमें कि महाभारत की कहानियों का लोक गायन किया जाता था, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। वो छत्तीसगढ़ की पहली महिला कलाकार थीं जिन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई के बारे में विस्तार से जानते हैं। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में हुआ था। हालांकि 24 अप्रैल की डेट को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, लेकिन ज़्यादातर जगह 24 अप्रैल ही मिलता है। लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म तीज के पर्व पर हुआ था, इसलिए उनका नाम तीजन बाई रखा गया था और तीज का पर्व लगभग अगस्त में पड़ता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तीजन बाई की माँ का नाम सुखवती देवी था और उनके पिता का नाम हुनुकलाल पारधी था। तीजन अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनका बचपन गंभीर अभाव में गुजरा। पशु पक्षियों के कलरव, माँ के लोकगीत और पिता की बांसुरी वादन ने नन्ही तीजन बाई को प्रभावित किया। एक दिन अपने वृद्ध नाना को उन्होंने पंडवानी गाते हुए सुना तो वह मंत्रमुग्ध हो गईं। उसी समय उन्होंने पंडवानी सीखने का फैसला कर लिया। पारधी को अंग्रेजों ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी जाति घोषित कर दिया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से 31 अगस्त 1952 को यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया। मगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आ जाने से इस जाति के लोगों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छा गया। इस समुदाय के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करने को मजबूर हो गए। पारधी वास्तव में शिकारी होते हैं जो वन्य जीव जंतु पकड़कर उन्हें हाट बाजार में बेचा करते थे। यह उनके जीवन यापन का पारंपरिक तरीका था। ऐसे समुदाय से निकलकर तीजन बाई ने पंडवानी के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान कायम की। जब तीजन बाई ने अपने चचेरे नाना बृजलाल पारधी से पंडवानी की शिक्षा लेनी शुरू की, तब उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। उस समय समाज और परिवार ने उनका काफ़ी विरोध किया। उन पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा दिया। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। पंडवानी गाने की वजह से उनकी पहली शादी भी टूट गई। दूसरी शादी में भी पंडवानी गायन के कारण ही दरार आई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तीजन बाई ने पंडवानी गायन नहीं छोड़ा। वह लगातार कथा, तत्व और अभिनय पर काम करती रहीं। उनके लगातार अभ्यास ने उन्हें एक सफल पंडवानी गायिका के रूप में स्थापित कर दिया। तीजन बाई ने पंडवानी का पहला सार्वजनिक मंचन चंदखुरी गांव के सती चौरा चौक पर किया। तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। इस कार्यक्रम का आयोजन चंदखुरी गांव के मालगुजार और कला का समर्थन करने वाले भूषणलाल देशमुख ने किया था, जिन्हें तीजन बाई स्नेह से दाऊ कहा करती थी। तीजन बाई को वाद्य यंत्रों के साथ पंडवानी गायन का हुनर उमेद सिंह देशमुख ने सिखलाया था। तीजन बाई उन्हें सदैव गुरु का सम्मान देती थी। वह उन्हें प्रेम से दादा कहा करती थी। चंदखुरी गांव में पंडवानी की कथा के कार्यक्रम से आसपास के गांव में उनकी पहचान बनी। उन्हें सबसे पहले शहर जाकर गाने का आमंत्रण भिलाई में एक कार्यक्रम के लिए मिला। फिर धीरे धीरे भोपाल, दुर्ग, रायपुर आदि शहरों में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्हें भोपाल के भारत भवन से पंडवानी गाने का न्योता मिला। यहाँ उनकी मुलाकात प्रसिद्ध नाट्यकर्मी हबीब तनवीर से हुई। पंडवानी गायन के दौरान हबीब तनवीर तीजन बाई के अभिनय, गायन और गर्जन को देखकर काफी प्रभावित हुए और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने उन्हें पंडवानी गाने का मौका दिलवाया।
तीजन बाई की गायकी से प्रभावित होकर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। यह सुनकर तीजन ने तपाक से जवाब दिया, महाभारत नहीं करती हूँ, महाभारत की कथा सुनाती हूँ। जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपने धारावाहिक भारत एक खोज में महाभारत प्रसंग के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से तीजन बाई की कला घर घर तक पहुंची। यहाँ आपको बता दें कि पांडवानी की दो शैलियां होती हैं। पहली वेदमती, जिसे बैठकर गाया जाता है, और दूसरी शैली है कापालिक, जिसमें खड़े होकर अभिनय के साथ गाया जाता है। तीजन बाई से पहले महिलाएं सिर्फ बैठकर वेदमती शैली में ही प्रस्तुति देती थीं या गाती थीं, और तीजन बाई पहली ऐसी महिला कलाकार बनी जिन्होंने कापालिक शैली को चुना। तीजन बाई अपने एक हाथ में तंबूरा और दूसरे हाथ में मजीरा लेकर जब मंच पर उतरती थी तो मानो खुद महाभारत के पात्र जीवंत हो उठे हों। द्रौपदी का चीर हरण का प्रसंग हो या कृष्ण से दुर्योधन का संवाद, उनका तंबूरा कभी अर्जुन का गंडीव बन जाता तो कभी भीम की गदा और कभी कृष्ण की बांसुरी। फिर तीजन बाई ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान जैसे 17 से अधिक देशों में पांडवानी की गूंज पहुंचाई। तीजन बाई का इलाहाबाद से गहरा लगाव था। एनसीजेडसीसी के लगभग 20 आयोजनों में आ चुकी थी। माघ मेला और कुंभ मेले के दौरान एनसीजेडसीसी के परेड स्थित चलो मन गंगा यमुना तीर के कार्यक्रम में उन्होंने कई सालों तक प्रस्तुतियां दी थी। मैंने भी इसी मंच पर उनकी प्रस्तुति को कई बार देखा। प्रस्तुति के दौरान तीजन बाई का चेहरा कभी भीम जैसा दिखता तो कभी कृष्ण की तरह। महाभारत के हर किरदार को वो मंच पर जीना जानती थी। तीजन बाई के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया। वर्ष 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तो फिर 2003 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। इसी प्रकार 2016 में MS सुब्बुलक्ष्मी फेलोशिप मिली। 2019 में उन्हें पद्म विभूषण यानी देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। इसके अलावा नृत्य शिरोमणि सम्मान, फुकुओका पुरस्कार सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधि भी दी। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और अपनी कला के प्रति अटूट समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। तीजन बाई की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके भीतर अपनी कला और संस्कृति के प्रति सच्चा समर्पण है तो समाज की बेड़ियां और परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज वो दुनिया भर के लोक कलाकारों और विशेषकर महिलाओं के लिए एक महान प्रेरणा है। तीजन बाई जब अपना तंबूरा लिए मंच पर उतरती तो लगता कि एक एक कर महाभारत के पात्र सांस लेने लगे हैं और पूरा मंच कुरुक्षेत्र में बदल चुका है। पांडवानी का वह आलाप जब उनके कंठ से निकलता तो वह लोक और लय का ऐसा संगम बन जाता जिसमें इतिहास सांस लेने लगता था। आज वह तंबूरा मौन है। पांडवानी की कथा थम गई है। पांडवानी की आत्मा तीजन बाई दुनिया के रंगमंच से विदा ले चुकी है।